नमस्कार साथियों, अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रुक जाओ, क्योंकि 99% विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 99% विद्यार्थी यही गलती करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे किसी भी प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके कारण उनकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाती है। खैर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आप सभी को वही प्रश्न देखने को मिलेगा जो प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और एक बात, अगर आपको लगता है एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछेगा, हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यह वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी झंझट के क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चों से एक छोटा सा अनुरोध है, सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है कि आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, और एक बात, जितने बच्चे आपके अगल बगल में हैं जो 2026 में एग्जाम देंगे, उनके क्लास, ठीक है, उनके साथ क्लास को शेयर कर देना आप सभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सभी। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? कितने बच्चे को मालूम है? एकदम ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, भारत में आर्य, प्यारे बच्चों, भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? इनको मालूम है कमेंट कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में आर्य प्यारे बच्चों सबसे पहले पंजाब में बसे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद होगी आप सभी को, भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। ठीक है, चलिए 2 नंबर में, ऋग्वेद में वर्णित नदी सभ्यता कौन सी है? ध्यान से देखो, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित नदी सभ्यता कौन सी है? सिंधु, यमुना, सरस्वती? सरस्वती होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पष्टीकरण में आप सभी को बता देता हूँ। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और, ठीक है, ऋग्वेद में प्यारे बच्चों सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी और महान नदी माना गया है। इसे नदीतमा, ठीक है, इसे नदीतमा यानी कि सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। नदीतमा का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की बहुत सारी स्तुति की गई है और इसे वैदिक काल की सभ्यता का केंद्र माना गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को वैदिक काल की सभ्यता का केंद्र माना गया है। आपसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर सरस्वती नदी होगा। याद होगी आप सभी को, फिर से पढ़ लो, ऋग्वेद में वर्णित नदी सभ्यता कौन सी है? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान से देखो, बस आप सभी क्लास में बने रहो। ठीक है, आप सभी को सभी प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। आप सभी कॉपी कलम निकाल के रख लो और सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी नोट कर लो। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित नदी सभ्यता कौन सी है? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बताइए आप सभी। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, बहुत बच्चे यहाँ पर मोहनजोदड़ो में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बिहार बोर्ड में, ठीक है, अगर 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ दे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राखी गिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अगर आप सभी टिक मारोगे ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि राखी गिटी में, तो आप सभी को नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। मोहनजोदड़ो में भूल के भी टिक मत मारना। जितने बच्चे मोहनजोदड़ो बोल रहे हो उनका गलत आंसर है, जितने बच्चे राखी गिटी बोल रहे हो उसका सही आंसर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी प्यारे बच्चों। ठीक है, तीर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? क्वेश्चन को आपसे भी ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो अभी मत करो, वीडियो को लास्ट में करना। ठीक है, चलिए
महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, कुंडग्राम, बिहार के वैशाली जिले में कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर जैन का जन्म बिहार के वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में। जैसे हम बिहार के अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, आप सभी किस जिले से बिलोंग करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ था। याद हो गया आप सभी को? महावीर जैन का जन्म बिहार के वैशाली जिले में कुंडलपुर में हुआ था। समझ गए? चलिए 6 नंबर में, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? लोहे का प्रयोग, गंगा घाटी, शांति, कृषि। ठीक है, कृषि व्यवस्था। बताइए मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोहे का प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण था लोहे का प्रयोग। याद हो गया? चलिए 7 नंबर, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। 90% चांस है यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, प्यारे बच्चों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? मालूम है आप सभी को? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है चलिए 8 नंबर में, मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक, मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक जिनका नाम है अर्थशास्त्र, उनके लेखक कौन है? उनको किसने लिखा था? ये बताना है आप सभी को। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चाणक्य कौटिल्य, जिसको हम सभी शॉर्ट नाम में कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और इनका पूरा नाम है आचार्य चाणक्य कौटिल्य। याद हो गया? मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक जो कि है अर्थशास्त्र, उनके लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, चलिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख जो है प्यारे बच्चों, वो किस लिपि में लिखा गया है? नागरी, ब्राह्मी, गुप्त या फिर पाली? बताइए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट करके बताते जाओ। ठीक है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप सभी कमेंट करके ये बताओगे सर आप लाइव क्लास आइए, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे पास सेटअप नहीं है इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं आ पाता हूँ। ठीक है, चलिए आप सभी कमेंट करना, देखता हूँ क्या हो सकता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आई नो कि आप सभी को 10 नंबर तक का प्रश्न याद हो गया होगा। ठीक है, आप सभी को 10 नंबर तक का प्रश्न याद हो गया होगा मेरे अंदाज से। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी 11 नंबर में क्या प्रश्न है। हम सभी टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त या फिर विक्रमादित्य? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए आप सभी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, चलिए 12 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगाते जाओ सभी प्रश्न पे। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? ठीक है, बताइए हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? टेलीग्राम को आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। ठीक है, चलिए, फायान किसके काल में भारत आया था? ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हर्षवर्धन, यहाँ देखो प्यारे बच्चों 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए फायान किसके काल में भारत आया था? बताइए आप सभी। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान भारत आया था। याद हो कि आप सभी को, फायान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, याद हो गया। 14 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किया? अब देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो थे किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किए थे? बताइए आप सभी। देखो यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है व्यापार बढ़ाने के लिए, सेना का खर्च घटाने के लिए, कर बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि अमेरिका से हम सभी आईफोन मंगाते हैं, इधर से भेजते हैं अनाज,
अनाज, ठीक है। हम सभी भारत से अनाज भेजते हैं और उधर से हम सभी तेल ये सब वगैरह 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 मंगाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं विदेशी व्यापार। अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर ने लिखा गया है लेकिन यहाँ पर में होगा, ठीक है, में मजबूत और अस्थायी सेना बनाई थी ताकि मंगलों के आक्रमण और अन्य विद्रोहों को रोका जा सके। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए कम खर्च में अधिक सैनिकों का भरण पोषण करना आवश्यक था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की ताकि खाद्य सामग्री, कपड़े, घोड़े और हथियार जैसे आवश्यक आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, ठीक है। ये सभी इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान था। कपड़े, खाना पीना, अनाज, घोड़ा, हथियार, ये तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इनके लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इनके लिए इनके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किया था। तो किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण लागू किया था? कम खर्च हो, ठीक है, विदेशों से सामान मंगाने में कम खर्च हो, इसलिए उन्होंने मेरे बच्चों इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण को लागू किया था, ठीक है। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेना का खर्च घटाने के लिए, ठीक है। सेना का खर्च घटाने के लिए प्यारे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर में देखते हैं हम सभी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है, याद रखिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन, ठीक है। जलाउद्दीन का पूरा नाम है जलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन, जिनका पूरा नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, याद हो गया। 16 नंबर में, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिर्जा, ठीक है, सॉरी मिर्जा गालिब अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? मिर्जा गालिब शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर 1582 में की थी। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने 1582 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? शिवाजी के गुरु कौन थे बताइए? शिवाजी के गुरु थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, समर्थ गुरु रामदास, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1800 सल्तनत की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ के अंतिम मुगल शासक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 1800 सल्तनत की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ के अंतिम मुगल शासक थे? दिल्ली के, अवध के, मेरठ के या फिर पंजाब के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है दिल्ली के, ठीक है। याद रखिएगा 1800 सल्तनत की क्रांति, एक सेकंड, हाँ देखो, 1800 सल्तनत की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ के अंतिम मुगल शासक थे? तो आप सभी को क्या याद रखना है? दिल्ली के, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर तक का क्वेश्चन हम सभी जान चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हम सभी 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से पढ़ो। 20 नंबर में क्वेश्चन है, 1800 सल्तनत की क्रांति का प्रथम केंद्र कहाँ था बताइए? 1800 सल्तनत में जो क्रांति हुई थी उनका प्रथम केंद्र कहाँ पर था? कानपुर में, मेरठ में या फिर झांसी में या फिर दिल्ली में? 1800 सल्तनत में जो क्रांति हुई थी वो उनका जो प्रथम केंद्र था वो कहाँ पर था, ये बताना है आप सभी को। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेरठ में, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरठ में, ठीक है। 1800 सल्तनत की क्रांति का प्रथम केंद्र था मेरठ में, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लोथल, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ही ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप सभी को सोच समझ के टिक मारना है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल, ठीक है। मैं आप सभी को क्लास के शुरू में एक बात बताया था कि हम सभी क्या पढ़े क्या ना पढ़े। प्यारे बच्चों, मेरा यकीन मानिएगा, मैं आप सभी के लिए जितना भी क्वेश्चन लेके आऊंगा सभी क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप सभी का मार्क्स अच्छा नहीं आया तो फिर मेरे को आके बताना, सर मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया था, मैंने आपसे पढ़ाई किया था, ठीक है। आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, यकीन मानो मेरा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था, ठीक है। क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से देखोगे तभी ना कुछ फायदा होगा। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी वर्तमान में कहाँ पर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित नदी, ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी वर्तमान में कहाँ पर है, बताइए आप सभी। ऋग्वेद में वर्णित जो सरस्वती नदी है वर्तमान में अभी कहाँ पर है। देखो क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ तब तक, ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी वर्तमान में कहाँ पर है। इसका सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लुप्त रूप में मौजूद है, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी वर्तमान में कहाँ पर है, हरियाणा के, पंजाब और राजस्थान में लुप्त रूप में मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला आप देखते हैं 23 नंबर में, बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ पर हुई थी। बौद्ध धर्म में जो प्यारे बच्चों प्रथम सभा हुआ था कहाँ पर हुआ था, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र या फिर काशी। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ पर हुई थी, तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा कहाँ पर हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। हम सभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे झटाझट। 24 नंबर में, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी, चाणक्य की सहयोग से, ठीक है। चलिए, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था, बताइए। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था, अशोक ने, जी हाँ अशोक होगा, ठीक है। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अशोक होगा। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, बताइए, कौन से समय में अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। चलिए, पढ़ाई लिपि को कौन पढ़ सका, अभी तक पढ़ाई लिपि को कौन पढ़ सका। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पढ़ाई लिपि को कौन पढ़ सका, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वीवीआई लगा दो आपसे भी, ठीक है। पढ़ाई लिपि को कौन पढ़ सका है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 28 नंबर में प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए आपसे भी। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुमारगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनसे पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। चलिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। कमेंट करो आपसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। फायान किसके क्या लिखा हुआ, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नौज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी, तो कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, ठीक है, सॉरी अलाउद्दीन, अजलाउद्दीन, गयासुद्दीन, बख्तियार खिलजी, बताइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। पेन का कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है, कि ब्लू रहने दो, ब्लू रहने दो, ठीक है। चलिए, खिलजी वंश का, प्यारे बच्चों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, कितने बच्चों को मालूम है, हाथ उठा के बोलना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। 41 का सही, सॉरी 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलाउद्दीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन, ठीक है। चलिए, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी, दिन ए इलाही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 32 का, ठीक है। चलिए, बीरबल किसके दरबार में थे, बीरबल जो थे किसके दरबार में थे, तो 33 का सही आंसर है, अकबर के दरबार में थे, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बीरबल किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। 21, यार बच्चों याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ और अपने दिमाग में फिट कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, शिवाजी के गुरु कौन थे, 35 नंबर में क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास स्वामी। शिवाजी के गुरु कौन थे, शिवाजी के गुरु थे
समर्थ गुरु रामदास स्वामी। ठीक है, चलिए 1800 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सबको मालूम है 1800 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1800 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चलिए 1800 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 1800 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। एक बार फिर से पढ़ लो, 1800 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया था। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? सबको मालूम है, क्या कहाँ की? झांसी की। ठीक है कि नहीं? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी प्यारे बच्चों? सबको मालूम है झांसी की रानी थी। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है कि नहीं? झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर 38 का ए राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 39 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। 39 का सही जवाब 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखो मैं आपसे को यहाँ पर लिख देता हूँ 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो बच्चों को मालूम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में, है कि नहीं? चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। 41 का सही आंसर प्यारे बच्चों, 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चंपारण में। कब किया था आपसे भी बता दो कमेंट में। गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था। लेकिन कब किया था? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट करके बता देना। ठीक है, 1971 में किया था। ठीक है, सॉरी 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, है कि नहीं? 1942 में होगा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। ठीक है, चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आप भी किसी से पूछ लेना, अच्छे टीचर से पूछ लेना, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 5 क्लास के बच्चे को भी मालूम है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, हाँ गुजरात में है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? वर्मा में, जापान में, सिंगापुर में। ठीक है, या फिर जर्मनी में? बताइए आप सभी कमेंट करके। सुभाष चंद्र बोस जो थे आजाद हिंद फौज की स्थापना वे कहां पर किए थे? सिंगापुर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर किए थे? सिंगापुर में किए थे। ठीक है, 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कब किए थे मालूम है आप सभी को? मैं आप सभी को बता देता हूं कब किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में तो किए थे, लेकिन कब किए थे? 1943 में। ठीक है, जब तक मैं हूं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंगापुर में कब किए थे? 1943 में किए थे। ठीक है, चलिए 1943 में किए थे, याद रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबको मालूम है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 101% ये क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से। यार कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? किसान से संबंधित है। ठीक है,
कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1934 को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, हालांकि कम पूछा जाता है लेकिन याद कर लेना आपसे भी। ठीक है, याद कर लो। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? विभाजन की जो योजना है वे किस नाम से जानी जाती है? बताओ। माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला समझौता। बताइए आपसे भी। सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब मालूम है। ठीक है, जिनका सही आंसर होगा उस पर मैं हार्ट रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो जान लो, नहीं मालूम है तो माउंटबेटन योजना। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है यहाँ देखो फिर बच्चों, तो ऐसे मिस्टेक हो गया। यहाँ देखो, हाँ 50 नंबर में विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 का। ठीक है, याद रखिएगा, विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। ठीक है, आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम सभी क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50, ठीक है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे। और हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।